हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 10th के मैथ्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको तीसरा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। और इसमें हम लोग एनसीईआरटी के जितने भी चैप्टर्स थे सबको कंप्लीट कर चुके हैं। और आज के वीडियो में हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कराएंगे। और इसमें केवल वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे जो एग्जाम के पर्पस से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसमें जो पूछे जाते हैं आपको इस चैप्टर में, वो मैक्सिमम ये जो टेबल आपको बताया गया है, यहाँ से मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है क्रिएट होता है। और ये टेबल हम इस चैप्टर को जब स्टार्ट किए थे तो बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लास में इस टेबल को अच्छी तरीके से ग्राफ पे बनाकर और हम समझाए थे कि किस प्रकार कौन सा कंडीशन अप्लीकेबल होता है। और अगर आप इसके कॉन्सेप्ट का वीडियो नहीं देखे तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ आपको हम बताए थे कि अनुपातिक तुलना जब हम दो समीकरणों का करते हैं और अनुपातिक तुलना में जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है, तब उसका आलेखीय निरूपण प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है, उसकी हलों की संख्या मात्र एक होती है, यानी जिसको अद्वितीय भी कह सकते हैं। और वैसे समीकरण युग्म को संगत या अविरोधी समीकरण युग्म कहा जाता है। और जब ये तीनों इक्वल हो, a1/a2, b1/b2 और c1/c2, तब ऐसी स्थिति में आलेखीय निरूपण संपाती रेखाएं होंगी और इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। और फिर ऐसे समीकरण युग्म को संगत या आश्रित समीकरण युग्म कहा जाएगा। हम ये भी बताए थे कि एक हल हो या अनेक हल हो, उसको संगत हम लोग कहेंगे, लेकिन अगर एक हल होगा तो अविरोधी और अनेक हल होगा तो आश्रित समीकरण युग्म कहलाएगा। यहाँ अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 हो तो फिर उसका आलेखीय निरूपण समांतर रेखाएं होंगी और इसका कोई हल नहीं होगा। और जब हल हो रहा था तो संगत कह रहे थे, और यहाँ जब हल नहीं है तो ऐसे समीकरण युग्मों को क्या कहेंगे? असंगत। अब देखिए, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे क्रिएट होगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है, यदि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है तो उस समीकरण युग्म के कितने हल हैं? यानी a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं है तो उसके कितने हल है? तो ऐसी स्थिति में अगर आपको ये टेबल केवल ध्यान में है तो देखिए, ऐसी स्थिति में क्या होता है? अद्वितीय हल होता है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। असंगत समीकरण युग्म के कितने हल होते हैं? असंगत, तो नाम ही है असंगत, यानी कोई हल नहीं है। संगत होता तब तो हल होता, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। किसी समीकरण युग्म के अनगिनत हल होते हैं यदि अनगिनत यानी अपरिमित रूप से अनेक हल कब होता है? जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 ऐसा हो तब। अब आइए इसी प्रकार से कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी हम देखते हैं। अब देखिए, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी समीकरण युग्म के आलेख संपाती रेखाएं होने पर उसके कितने हल होते हैं? तो हम आपको बताए थे, जब कॉन्सेप्ट का क्लास समझा रहे थे तो वहां पे बताए थे, जैसे मान लीजिए कि कोई आलेख खींचे हैं और उस आलेख पर एक रेखा ऐसे आया है और दूसरा रेखा भी ठीक इसी पे आ गया है, तब इसको हम संपाती रेखा कहेंगे। तो ये तो चारों मतलब पूरा जहां देखिए वहां पे ये मिल रहा है ना एक दूसरे से, तो इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। और ऐसे यहाँ पे बताया भी गया है कि संपाती रेखाओं के केस में अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या? अनगिनत हल होता है। यदि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 है तो फिर इसका आलेखीय निरूपण कैसे होगा? तो देखिए, यहाँ बताया गया है कैसा होगा? समांतर रेखा होगा, यानी ऐसी कंडीशन में कोई हल नहीं होता है। और जब कोई हल कब नहीं होगा? जब दो रेखाएं समांतर होगी तभी तो ये कहीं नहीं मिलेगा, और जब कहीं नहीं मिलेगा तो इसका हल भी नहीं होगा। तो इसलिए इसका आंसर होगा समांतर रेखाएं। अविरोधी समीकरण युग्म के कितने हल होते हैं? तो देखिए, अविरोधी समीकरण युग्म के केवल एक हल होते हैं, यानी अद्वितीय हल जिसको हम कहते हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही है। अब आइए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। अब देखिए, सातवां क्वेश्चन कह रहा है, समीकरण युग्म 2x + y - 5 इक्वल टू 0 तथा 4x + 2y इक्वल टू 10, इसका आलेखीय निरूपण कैसा है? तो ऐसे क्वेश्चंस जब आएंगे जिसमें दो समीकरण दिया हुआ है और तब पूछ रहा है कि इसका आलेखीय निरूपण कैसा है, या इसके कितने हल है, या ये किस प्रकार का समीकरण है, तो पहले इसका अनुपातिक तुलना आपको ज्ञात करना पड़ेगा। अनुपातिक तुलना का मतलब क्या? a1/a2, b1/b2 और c1/c2 में के मतलब कंपेयर करना पड़ेगा। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे a1 क्या है? 2 और a2 क्या है? 4। तो यहाँ लिख दीजिए 2/4। b1 यानी y के पहले कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे
और B2 यहाँ 2 है, C1 -5 है और ये C2 10 को भी इधर लाइएगा तो क्या हो जाएगा -10। अब ये देखिए तो 2 से कटाइएगा, 2 एकम 2 और 2 दूना 4 और ये 5 से कटाइएगा, 5 एकम 5 और 5 दूना 10। तो यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2 और यहाँ भी 1/2, तो तीनों इक्वल है ना, यानी A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, संपाती रेखाएं होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संपाती रेखाएं। इसके बाद देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है समीकरण, इसमें भी 2 दिया हुआ है और यहाँ लिखा है 8x + 6y = -5 तथा 4x + 3y = -8। ये कैसा समीकरण युग्म है, तो यहाँ भी अनुपातिक तुलना कीजिए। A1 = 8, A1/A2 यानी 8/4, B1/B2 यानी 6/3 और फिर C1/C2 तो -5 इधर लाइएगा +5, अब -8 को इधर लाइएगा तो +8। अब देखिए 4 दूना 8, 2 हो गया, 3 दूना 6, 2 हो गया, लेकिन ये तो 2 बार में नहीं कटेगा ना, यानी यहाँ पे क्या हुआ, A1/A2 = B1/B2 हो तो गया, लेकिन यह C1/C2 के बराबर नहीं हुआ, यानी फर्स्ट 2 को बराबर है लेकिन ये थर्ड के बराबर नहीं है। तो ये वाला कंडीशन है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, यह कैसा समीकरण युग्म है, तो ये असंगत समीकरण युग्म है, यानी आंसर होगा ऑप्शन डी, असंगत समीकरण युग्म। और लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 4x - y = 7 और फिर क्या दिया है, और इसमें आगे दिया है 2x + 3y = 18। इसके कितने हल संभव है, तो आप यहाँ भी फाइंड कर लीजिए अनुपातिक तुलना। पहले 4/2 लीजिए, 4/2 इज इक्वल टू -1 और यहाँ पे 3 है, -1/3। अब लीजिए नहीं, यही बराबर नहीं हो, 2 दूना 4, यानी जो फर्स्ट वाला है ना A1/A2 = B1/B2 जो हम लिखे यही इक्वल नहीं हुआ, तो हम कह सकते हैं कि हेयर A1/A2 इज नॉट इज इक्वल टू B1/B2। तो ये वाला कंडीशन आया। और ऐसे कंडीशन में कितने हल होते हैं, केवल एक हल, यानी अद्वितीय हल होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा केवल एक। तो देखिए इस टाइप से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में, यहाँ मतलब 2 चर वाले रैखिक समीकरण जो चैप्टर है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ रहा है तो फिर इसी टेबल से आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैक्सिमम पूछा जाता है, यानी इसी टाइप के अधिकांश ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आप ये टेबल किसी भी तरह क्लियर रखें ताकि आपको इन सारे क्वेश्चंस को बनाने में कोई परेशानी नहीं हो। और इस टेबल के कॉन्सेप्ट को हम बेसिक कॉन्सेप्ट के वीडियो में ही समझा दिए थे, जो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक हम दे भी दिए, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे और अगले वीडियो में इसी चैप्टर से रिगार्डिंग कुछ और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का प्रैक्टिस हम लोग करेंगे।